माय डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज का लेक्चर नीट फास्ट फिजिक्स सीरीज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्ट 2A का कंक्लूडिंग पार्ट 2B है। पार्ट 2A में हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर क्वेश्चन डिजाइन करना शुरू किए थे, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए थे और उन सॉल्यूशंस के बेसिस पर हमने शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप किए थे। आज हम उल्टा चलेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके हम यह टेस्ट करेंगे कि क्या वो कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सही हैं। आज के लेक्चर में मेनली हम 4 पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट होगा problems related to equilibrium. The second part is problems related to charged body attached to a string. The third part is types of equilibrium, problems based on types of equilibrium. And the last and the fourth part is the miscellaneous part, जिसमें हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये थे आपके पार्ट 2B के। देखते हैं सबसे पहले problems based on equilibrium of electrostatic forces। ये सारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स और इनके शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने से पहले आपसे एक बिनाइन रिक्वेस्ट, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ऑनेस्ट कमेंट तो हमारे लिए मील का पत्थर है, माइलस्टोन। सो प्लीज don't hesitate to put your honest comment forward, because we believe in 100% honesty and 110% commitment। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं सब में कुछ बातें कॉमन हैं। ए और बी के चार्जेस सबके दिए गए चार्जेस हैं, गिवन चार्जेस हैं, और इनके बीच के डिस्टेंसेस भी गिवन हैं। इन्हें हमें कुछ नहीं करना, हमें Q के बारे में पता करना है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पे नेट फोर्सेज जीरो हो, मींस कि फोर्सेज तो लग रहे हों लेकिन सारे फोर्सेज का सम जीरो हो जाए। हम यहां ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो यहां 2 तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। एक तो हमें Q के, स्मॉल q के इक्विलिब्रियम का पता करना होगा, और दूसरा ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्विलिब्रियम का पता करना पड़ेगा। इनमें 3 क्वेश्चंस तो एक नेचर के हैं, 4th और 5th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो इनके शॉर्ट ट्रिक्स जानने से पहले जान लें कि जब Q के इक्विलिब्रियम का पता करना हो तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होता है, और वह कंडीशन है Q का पोजीशन कि स्मॉल q को कहां रखें कि वह इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन जब आप पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहां आपको 2 और एडिशनल कंडीशंस पता करने पड़ेंगे, और वो 2 एडिशनल कंडीशंस होंगे, मींस कि कुल मिलाकर 3। जो Q का इक्विलिब्रियम पोजीशन का कंडीशन है वह तो रहेगा ही, 2 जो एडिशनल कंडीशन होगा वह Q का मैग्नीट्यूड क्या हो, और दूसरा Q का नेचर क्या हो, साइन क्या हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सब में यही चीज पता करना है हमें। पहला कंडीशन पता करना बहुत आसान, छू मंतर। कैसे पता करेंगे वह देखेंगे, जरा कॉन्सेप्ट इसके देख लें। जब A और B पे रखे चार्जेस जैसा कि 1 to 3 में है, दोनों के नेचर अगर सेम हो तो Q का इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा A और B के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। कहां होगा यह पता करेंगे। लेकिन 4th और 5th क्वेश्चन में देख रहे हैं A और B के चार्जेस के नेचर अलग अलग हैं, और ऐसे कंडीशंस में जो स्मॉल q का इक्विलिब्रियम होगा वह हमेशा छोटे चार्जेस के बियॉन्ड होगा। इन दोनों में से -q छोटा है मैग्नीट्यूड, तो यह जो स्मॉल q का इक्विलिब्रियम होगा A के बियॉन्ड होगा। यहाँ पर 4q और -25q में 4q का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो q का इक्विलिब्रियम A के बियॉन्ड होगा। अब
हम जरा पता करते हैं कि यह AC और BC क्या होगा सो दैट कि Q जो है इक्विलिब्रियम में हो। और इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, AC अपॉन BC जो होगा अंडर रूट A के चार्जेस और B के चार्जेस का रेशियो, मीन्स कि Q अपॉन Q कट कर 1:1 1:1। यहां एक और चीज ध्यान रखेंगे, यह 1:1 का मतलब है कि यह रेशियो 1 और 1 है, लेकिन यह एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है रेशियो। यह एक्चुअल डिस्टेंस तो अगर ये टोटल R है, यह 1 है, यह 1 है, मींस कि दिस R हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यह होगा R/2, यह भी होगा R/2, मींस कि दिस इज योर R/2 एंड दिस इज योर R/2। ये है इसके पोजीशंस और ये है उनके पोजीशंस के रेशियो। सेम वैसे ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखे AC है हमारा R/2 और BC भी है हमारा R/2। तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली, पोजीशन भी और उनका रेशियो भी। अब सेकंड जो है हम देख रहे हैं, यह Q है, यह -4Q है, हमें साइन को अभी कंसीडर नहीं करना है। यहां पर AC अपॉन BC जो होगा अंडर रूट Q अपॉन 4Q, और यह आएगा 1/4 अंडर रूट, मीन्स की 1:2। तो यह 1 हुआ, यह 2 हुआ। अब देखें एक्चुअल डिस्टेंस तो 6R है ना, इस पूरे को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको होगा 1 पार्ट, इसको मिलेगा 2 पार्ट्स। 6R को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2R मीन्स की AC होगा आपका 2R और BC होगा उसके डबल, मीन्स की 4R। सो दिस इज योर 2R एंड दिस इज योर 4R। ऐसे ही जरा सा देखें फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, यहां भी उसी तरीके से निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो यह AC अपॉन BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4Q अपॉन 25Q, और यह आपका कट कर 2/25 मीन्स 2/5, तो रेशियो हो जाएगा 2:5 का। यहां देखें यह डिस्टेंस कैसे पता करेंगे AC और BC, बड़ा सिंपल, पेन पेपर को यूज बहुत कम करना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं, अगर यह 2 है, यह 5 है, यह क्या होगा 3 होगा। AC is 2, BC is 5, मीन्स की ये भी is 3, और वह 3 पार्ट जो है R के बराबर है, मीन्स की 3 पार्ट्स इक्वल टू R। तो 1 पार्ट कितना होगा R/3। अब इसको तो 2 पार्ट मिला है ना, मीन्स की AC विल बी 2R/3 और BC कितना होगा, ये तो 5 पार्ट है ना, तो ये होगा 5R/3। तो इस तरह से हमने पोजीशन पता करना सीख लिया। इस पोजीशन पर ध्यान रखें, इन पोजीशंस पे Q के आप कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई मैग्नीट्यूड, कोई भी साइन, Q तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। हमें जो पता करना है 2 एडिशनल चीजें, वह Q का साइन सो दैट कि सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो, और Q का मैग्नीट्यूड सो दैट कि सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो। साइन पता करना तो बहुत ही आसान। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, जैसा कि हमने पहले Q को पॉजिटिव लिया है, फिर हमने Q को नेगेटिव लिया है, जब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो स्मॉल q नेगेटिव होगा, अपोजिट नेचर का, और दोनों अगर नेगेटिव हो तो स्मॉल q पॉजिटिव होगा, अपोजिट नेचर होना है। यहां पर भी सेम उसी तरह से, इसको हम 4Q ही लेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये है A पर चार्ज है Q, B पर चार्ज है 4Q, दोनों के नेचर सेम हैं, तो उस कंडीशन दोनों पॉजिटिव है तो Q का नेचर नेगेटिव होगा। और
और यहां पर दोनों नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव होगा। सेम उसी तरह से यहां जो, अब इन दोनों में अलग तरह के कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वैसे कंडीशंस में इक्विलिब्रियम के लिए Q का नेचर वही होगा जो छोटे चार्जेस के अपोजिट हो। मींस कि यह अगर -Q है तो यह होगा प्लस, और यह है प्लस फॉर Q छोटा वाला चार्ज तो यह होगा -Q। तो हमने दो चीजें सीख ली, क्या क्या, एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन Q का, और दूसरा सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए Q का साइन क्या होना चाहिए। तीसरा जो हमें पता करना है वह Q का मैग्नीट्यूड, वह भी उतना ही आसान, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें Q के वैल्यू जब निकालने हो तो आप कुछ मत करें, A और B के चार्जेस जो देख रहे हैं आप, वह कैपिटल Q के टर्म में ही है, तो सिंपली A और B के चार्जेस के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका भी 1 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई। अब देखें हमने रेशियो निकाल कर इसीलिए लिख रखे हैं कि रेशियो की जरूरत हमें आगे पढ़नी है। यह रेशियो 1:1 है, एक्चुअल डिस्टेंस r/2 और r/2 है। यहां जो रेशियो है उनको ऐड कर दें, मींस कि 1 + 1 और उनका कर दें स्क्वायर, और इस तरह से जो आपको निकल करके आएगा वह होगा Q/4, जिसमें साइन तो हम पहले ही देख रखे हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो Q का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन के लिए तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करें, सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे काम को हम अवॉइड करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने इसके देख लिए। अगर सपोज कर लें आप आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस में भी हमने पोजीशंस के रेशियो निकाल रखे हैं। तो Q = इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 4, 1 × 4 मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई, अब ये 1 और 2 का सम कर दें, 1 + 2 का स्क्वायर कर दें, मीन्स की 4Q/3² तो 9, 4Q/9। साइन ऑलरेडी हमने देख रखे हैं, या नेगेटिव होगा। ऐसे ही फिफ्थ में भी हमने रेशियो निकाल रखे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चंस में अगर हम देखें इसके शॉर्ट ट्रिक्स, तो इसका Q क्या होगा। यहां थोड़ा सा चेंजेस फोर्थ और फिफ्थ में, ऊपर में चेंजेस नहीं, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में हल्का चेंजेस। डिनोमिनेटर में चेंजेस क्या, इसका कोएफिशिएंट 4, इसका कोएफिशिएंट 25, मींस की 4 × 25 इंटू Q डिवाइडेड बाई। यहां तो जब हमारे दोनों चार्जेस के नेचर सेम थे तो डिनोमिनेटर में हमने रेशियो को ऐड किए हैं और तब स्क्वायर किए हैं। यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और चीज, चूंकि स्क्वायर होना है तो छोटे में से बड़े को माइनस करें, नेगेटिव आएगा स्क्वायर होकर वह भी पॉजिटिव, बड़े में से छोटे को माइनस करें, पॉजिटिव होगा स्क्वायर होकर के वह भी पॉजिटिव। इट हार्डली मैटर्स कि हम किस में से किसको माइनस करते हैं। यह था हमारा 2 और यह था हमारा 3 और ये टोटल था हमारा 5, ये था 5। तो हमें टोटल, हमें AC और BC का रेशियो चाहिए, हमें AC और BC का रेशियो चाहिए जो कि 2:5 है, आप देख सकते हैं। और यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन में हम या तो 2 - 5 का स्क्वायर कर दें या 5 - 2 का स्क्वायर कर दें, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो यह हो जाएगा 100Q/9। तो ये थे आपके, देख लें, आप खुद देख सकते हैं कितना आसान है। बिना पेन पेपर के अगर आप इन ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हमें प्रॉपर तरीके से Q के इक्विलिब्रियम का पता करना होगा तो हम तो ये डिस्टेंस जो निकाले हैं इनके बीच का, वह तो शॉर्ट ट्रिक से निकाले हैं। हमें क्या करना होगा, यह डिस्टेंस को अगर हम x ले लेते हैं, x, तो यह डिस्टेंस जो होगा वह होगा r - x, और हमें यही x पता कर लेंगे, r - x भी पता हो जाएगा। तो इसके लिए हमें Q पर नेट फोर्स 0 लेना पड़ेगा। Q पर फोर्स, स्मॉल q पर फोर्स लगाएगा, A का चार्ज और B का चार्ज, और यह होगा 1/4πε0 Q/x² and this will be equal to 1/4πε0
क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इनको कैंसिल कर लेंगे, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दे, अंडर रूट करेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आए, 2x इज इक्वल टू आर, दैट इज x इज इक्वल टू आर बाई 2। आप देख सकते हैं कि जैसा हमने शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके निकाला था वही आपको आंसर आया जब आप प्रॉपर तरीके से फाइंड कर रहे हैं। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ा सा चेंजेस, अगर आपको इसके सिस्टम के इक्विलिब्रियम को लेना है तो या तो ए पर रखे चार्ज का इक्विलिब्रियम ले या फिर बी पर रखे चार्ज का इक्विलिब्रियम ले, और पोजीशन तो आपने पता कर ही लिया पहले ही से। अब अगर हम ए के चार्ज का इक्विलिब्रियम लेते हैं तो ए पर फोर्स कौन लगाएगा, सी वाला स्मॉल क्यू और बी वाला कैपिटल क्यू। और दोनों फोर्सेस देखें, यह नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, यह पॉजिटिव चार्ज है यह इसको रिपेल करेगा, तो दोनों के डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट हैं ही। अगर वो इक्वल होंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और इसके लिए हम करेंगे, इस पे फोर्सेस जो लग रहे हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन r by 2 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन, या डिस्टेंस तो r है तो r स्क्वायर, और ये सारे कैंसिल, एक क्यू भी कैंसिल। यहां पर हमें जो निकालना है वह क्यू का वैल्यू, तो देखें ये तो आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 4 जाएगा ऊपर, मीन्स कि क्यू इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर भी कैंसिल, और क्यू का वैल्यू आपका निकल करके आ गया क्यू बाई 4। साइन हमने पहले ही देख रखे कि कैसे हमें लेना है, तो जब हम निकाल रहे थे प्रॉपर तरीके से तो वहां भी आया था माइनस क्यू बाई 4, यहां भी आ रहा है माइनस क्यू बाई 4। सो वी हैव टेस्टेड आवर दिस ट्रिक्स कि कैसे कैसे ये दोनों में सिमिलरिटी है। आप इससे चाहे करना, इट विल टेक सम टाइम, ये आपको जल्दी करके दिखाएगा। वहां पर हमारे लिए एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो वी विल प्रेफर दिस मेथड। अब हम देखेंगे चार्ज्ड मासेज अटैच्ड विथ स्ट्रिंग्स। हम सब ने पढ़ रखा है कि स्ट्रिंग में टेंशन होता है, स्ट्रिंग में टेंशन खुद नहीं होता। जब हम किसी स्ट्रिंग को दोनों एंड पे पुल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तब उसमें टेंशन जनरेट होता है, डेवलप करता है, और वह टेंशन पुलिंग फोर्सेज के अपोजिट डायरेक्शन में, मींस कि इधर खींच रहे हैं तो टेंशन इधर, और इसको इधर खींच रहे हैं तो टेंशन इधर। और उसी का एग्जांपल देखते हैं पहले हम लोग सिंगल स्ट्रिंग का। ये हमारा एक स्ट्रिंग है, एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरे एंड से हमारा मास और चार्ज क्यू वाला एक बॉब है जो कि सस्पेंडेड है। यहां फिक्स्ड है, यह एम की वजह से वेट का फोर्स mg नीचे लगेगा, या इसको नीचे पुल करेगा, नीचे आ नहीं रहा है, मींस कि क्योंकि यह यहां पर फोर्स लगा रखा है ऊपर की तरफ, इसको आने नहीं दे रहा है। अब इसमें यहां पर भी टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा और यहां पर भी टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा। हमें इस मास की चर्चा करनी है तो इस पे दो तरह के फोर्सेज लग रहे हैं, टेंशन का फोर्स ऊपर और mg वेट का फोर्स नीचे। हम जो यहाँ केस ले रहे हैं स्ट्रिंग का, वह मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केसेस में पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो केसेस हमने देखा, फर्स्ट केस, उसमें यह T जो है वह इक्वल है mg के। यहां Q का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Q के रोल होने के लिए कोई दूसरा चार्ज यहां पर होना जरूरी था, वह चार्ज नहीं है, इसलिए इस Q का कोई रोल यहां नहीं है। हाँ, इसी जगह अगर इसके नीचे हमने
कोई स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब इस क्यू का रोल होगा और इस स्मॉल क्यू, दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस जो हम लोग देख रहे हैं, इस क्यू और क्यू की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, यह इसको इधर की तरफ पुश करेगा, मीन्स कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर। और इसकी वजह से अब जो सिचुएशन है वह बदल जाएगा, T प्लस Fe विल बी इक्वल टू mg, और अगर हम T निकालना चाहें तो mg माइनस Fe। सपोज कर ले यह Q की वजह से जो मास पर फोर्स लग रहा है वह रिपल्सिव फोर्स वह mg के बराबर हो जाए, मीन्स कि अगर Fe इज इक्वल टू mg हो जाए तो mg माइनस mg जीरो, मीन्स कि T विल बिकम जीरो। ऐसा सिचुएशन होगा, यह स्ट्रिंग पर चूंकि टेंशन का फोर्स नहीं लगेगा, सो द स्ट्रिंग विल स्लैक। और यहां जैसे हमने प्लस क्यू रखा है, अगर इसी के केस में हम माइनस क्यू रख देते कुछ इस तरह से, ये है आपका m और q, यहां पर हमने रख दिया कोई माइनस क्यू चार्ज। अब सिचुएशन चेंज होगा, कैसे कैसे, mg का फोर्स लगेगा नीचे, साथ साथ ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऊपर की तरफ टेंशन T। मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट पर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, T ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ Fe और mg, और जो इसका इक्वेशन बनेगा हमारा थर्ड केस में वह होगा T विल बी इक्वल टू Fe प्लस mg। और सपोज कर ले, देखें यह mg का फोर्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन mg के फोर्स के अलावा जो Fe का फोर्स है वह स्मॉल q और कैपिटल Q के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर ये चार्जेस बड़े होंगे तो Fe बड़ा होगा, और अगर Fe बहुत बड़ा हो तो Fe प्लस mg तो और बड़ा हो जाएगा। इफ Fe प्लस mg इज वेरी लार्ज, तो उस केस में ध्यान रहे, यह जो स्ट्रिंग देख रहे हैं, किसी भी स्ट्रिंग का जो बियर करने की एबिलिटी है किसी टेंशन को, वह इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट टेंशन यह बियर नहीं कर सकता। मींस कि अगर यह वेट का फोर्स और Fe का फोर्स मिल करके इसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तो यह स्ट्रिंग जो है टूट जाएगा। द स्ट्रिंग may break। ये तो हमने सिंगल स्ट्रिंग के तीन केसेस देखे। सपोज कर ले कि दो स्ट्रिंग हमने ले लिया, दो स्ट्रिंग हैं, दोनों के लेंथ LL हैं, दोनों के साथ mm मास अटैच्ड है, दोनों mm मास के चार्जेस QQ ही हैं। अब ऐसा, और इसके दोनों के को एक ही पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया। इस केस में ये दोनों चार्जेज अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर इस सिस्टम को लेकर के हम चले जाएं ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में, तो सिचुएशन कुछ कुछ ऐसा बनेगा, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, और यह भी लेंथ L, यह भी लेंथ L, यह भी मास m, इस पर भी चार्ज Q, यह भी मास m, इस पर भी चार्ज Q। अब इसमें सिर्फ दो तरह के फोर्सेज लगेंगे, यह चार्ज इसको रिपेल करेगा, Fe इधर लगेगा, और यह चार्ज इसे रिपेल करेगा, इस पर भी सिमिलर Fe लगेगा। और इस स्ट्रिंग में चूंकि दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो यहां पर भी टेंशन T और यहां पर भी टेंशन T, यह एंगल थीटा जो होगा इनके बीच का वह 180 डिग्री हो जाएगा। और जो इक्वेशन इसका बनेगा, T विल बी इक्वल टू Fe, और यह Fe होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ, मीन्स कि Q स्क्वायर अपॉन ये भी L और ये भी L, तो 2L स्क्वायर मीन्स कि 4L स्क्वायर। यह तो तब था सिचुएशन जब आप ग्रेविटेशन फ्री स्पेस में ले गए, क्योंकि इस पे वेट का फोर्स तो लगेगा ही नहीं। और सपोज कर ले कि ग्रेविटेशन फ्री स्पेस के बजाय हम इसे ला करके ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दें किसी टेबल पे, तो टेबल पे रखेंगे तो दो एडिशनल फोर्सेज और लगेंगे, नीचे mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो टेबल लगाएगा, और ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे। नतीजा इक्वेशन अभी भी यही रहेगा।
Now we are going to discuss the more general case of two strings. ये हमारे दो स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग सेम पॉइंट पे फिक्स हैं, दोनों के लेंथ एल हैं, दोनों के साथ जो मास अटैच्ड है उनके मास सेम है, चार्ज क्यू है। हमने इधर के नहीं लिखे हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि इधर हमें फिगर को डेवलप करना है, एंगल्स वगैरह शो करने हैं। तो यह दोनों मासेस सेम है, दोनों चार्जेस सेम है। और अब जो इस पे फोर्सेज लगेंगे वह एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, दूसरा वेट का फोर्स, और इनकी वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन का फोर्स डेवलप कर जाएगा। इस टेंशन के फोर्स को अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो यह एंगल थीटा इधर की तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ टी साइन थीटा। देखें इसमें तीन केसेस। फर्स्ट केस में तो जो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस, उसमें थीटा गिवन होता है, थीटा गिवन, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इसको अगर हम x मान लें, x इज नॉट गिवन, x इज x नॉट गिवन, थीटा गिवन, x नॉट गिवन। और ऐसा अगर है तो यहां आप देख सकते हैं कि जो टेंशन को हमने ब्रेक किया है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में, अब अगर इस मास को इक्विलिब्रियम में होना है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होंगे, मींस कि यह टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा, टी साइन थीटा fe के बराबर होगा। बट यहां fe को निकालने के लिए तो हमें x की जरूरत पड़ेगी, x हमें दिया हुआ नहीं है, मींस कि हमें इस x का वैल्यू थीटा के टर्म में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, टोटल अगर x है तो ये x/2 होगा, इस x/2 इस एंगल थीटा के लिए यह बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, और ऐसे कंडीशंस में अगर हम साइन थीटा फाइंड करेंगे तो वह होगा x/2 अपॉन l, x/2 अपॉन l, मीन्स की x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2l साइन थीटा। ये थे हमारे, अगर x हमारे नहीं दिए गए हैं, थीटा दिए गए हैं, तो पहला काम तो हमने देख लिया कि x का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसको आप अदरवाइज भी निकाल सकते थे बिना इस इंफॉर्मेशन के भी। कुछ चीजें ध्यान में रखें, अगर यह x/2 है, ध्यान देखें, अगर यह x/2 है तो, और यह अगर l है, इसको अगर हमें इसके टर्म में निकालना हो तो इस एंगल थीटा के लिए यह बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो तो इसके टर्म में साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यह निकालना हो तो कॉस थीटा को l से मल्टीप्लाई कर, मींस कि दिस इज योर l साइन थीटा एंड दिस इज योर l कॉस थीटा, और यह है l साइन थीटा तो यह भी l साइन थीटा, और टोटल मिलकर के 2l साइन थीटा। तो आप चाहते तो इसको निकाल कर देखने की जरूरत नहीं थी, आप x को 2l साइन थीटा ले सकते थे। अब आते हैं इसमें कि कैसे कैसे फोर्सेस के इक्विलिब्रियम होंगे। तो आप देखें, अगर इस जगह पे इक्विलिब्रियम होना है तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू fe, और टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg। अब यहां पर अगर हमें टेंशन का फोर्स निकालना हो, क्योंकि दिया हुआ तो हमारा Fe और mg है, टेंशन नहीं दिया हुआ है, तो टेंशन का फोर्स कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दें, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ऐड कर देंगे। दिस इज योर टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में होगा Fe स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। यह तो 1 हो जाएगा, मीन्स कि t अगर चाहिए तो वह होगा अंडर रूट Fe स्क्वायर और प्लस mg होल स्क्वायर। इस तरह से तो हमने टेंशन फाइंड कर लिया। टेंशन फाइंड करने के साथ साथ हमने देखा कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम टेंशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं इक्वेशन से, तो एलिमिनेट करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो टी टी कैंसिल, मींस की साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू Fe अपॉन mg। और Fe कितना होगा देखें, हमने x के वैल्यू तो निकाल ली है ना यहाँ, और यह Fe होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू मीन्स की क्यू स्क्वायर अपॉन यह डिस्टेंस मीन्स की एक्स स्क्वायर मीन्स की 12 साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स की 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में mg भी है तो पहले उसे लिख लेते हैं mg इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली इस इक्वेशंस को डेवलप करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि अगर हमसे q निकालने के लिए कह दिया जाए तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और इस तरह से जो हमारा q होगा ये इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है तो हम अंडर रूट करेंगे और यह हो जाएगा 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साथ में इंटू tan थीटा। ये तो थे आपके तब जब आपके थीटा गिवन थे, एक्स गिवन नहीं था। और सपोज कर लें आपको एक्स ही गिवन रहे, थीटा नहीं गिवन रहे, तो आपको यहां से एल की जगह पर तो एल तो गिवन ही रहेगा। अगर थीटा नहीं है तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा के वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे। और आपने देखा कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, x/2l। x तो हमारा गिवन है ना, तो हम इस साइन थीटा को x/2l से एलिमिनेट करेंगे। मींस की दिस वाज योर फर्स्ट केस। सेकंड केस थीटा नॉट गिवन, x गिवन, तो बाकी सब चीज आप सेम रखेंगे, सिर्फ हमें साइन थीटा और टेन थीटा को एलिमिनेट करना होगा। साइन थीटा तो हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, टेन थीटा अगर हमें निकालना है तो हम दिस अपॉन दिस करेंगे, या तो हमें मालूम है x/2, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये l है तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस दिस x/2 का स्क्वायर मीन्स की x²/4। और इस तरह से हम tan थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और tan थीटा हो जाएगा हमारा x/2 अंडर रूट l स्क्वायर माइनस x²/4। हम चाहें तो इसको एलसीएम लेकर के 4 को 2 को कैंसिल कर सकते हैं और यही हमारा बच जाएगा। ये जब एलसीएम लेंगे ये 4l स्क्वायर माइनस x² हो जाएगा, 4 को बाहर करेंगे 2 से कैंसिल होकर के, यह बचेगा x/अंडर रूट 4l स्क्वायर माइनस x²। और इस तरह से यहां अगर हमें x दिया रहे, थीटा नहीं दिया रहे, तो tan थीटा और sin थीटा के वैल्यू को एलिमिनेट करके हम Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तीसरा केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे से उसके क्वेश्चंस के टाइम लगते हैं, और वह केस है थर्ड केस इज थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर थीटा स्मॉल हो, देखें ध्यान रहे, अगर एंगल बहुत छोटा हो और रेडियन में हो तो ऐसे कंडीशंस में साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, और इस तरह से यह कितना हो जाएगा, हमने देखे x/2l। और इस तरह से हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा लेंगे, टेन थीटा की जगह भी साइन थीटा लेंगे, मीन्स कि हम इसको साइन क्यूब थीटा ले सकते हैं और वहां पर x/2l का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये तो थे तीनों कंडीशंस। अब हम देखें जरा इस जो फोर्सेज लग रहे हैं, देखें ये टेंशन का फोर्स तो इसकी वजह से हुआ है। तो दो चीजें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कितना होगा। हमने देखा कि अलोंग द स्ट्रिंग इधर टेंशन और इधर दो फोर्सेज लग रहे हैं, मींस कि T विल बी, और ये इक्विलिब्रियम में है, देखें ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं है, नतीजा ये जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, और T विल बी इक्वल टू Fe साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग के फोर्सेज जब देखेंगे, इधर mg साइन थीटा, इधर Fe cos थीटा, कोई भी बड़ा हो सकता है। मींस कि परपेंडिकुलर में आपके पास दो सिचुएशन हो सकते हैं, Fe cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, या
अगर ये बड़ा हो ये छोटा हो तो mg sin थीटा माइनस fe cos थीटा। और ज्यादा बेहतर है कि हम अगर इसे मॉडुलस में ले लें तो ऐसे लिख सकते हैं mg sin थीटा माइनस fe cos थीटा। कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, हमें तो जो बड़े होंगे उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे। और इस तरह से ये थे आपके डबल स्ट्रिंग के केसेस। इसी में अगर हम इस पूरे सेटअप को लेकर के किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दें, उसका सिचुएशन जरा देखते हैं। हमने देखे थे कि जब दो स्ट्रिंग सेम पॉइंट से अटैच्ड हो, दोनों के साथ बॉब अटैच्ड हो अदर एंड पे, और इनको एयर में रखे थे तो कुछ कुछ इस तरह के फोर्सेस थे हमारे। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, वेट का फोर्स इधर, टेंशन का फोर्स इधर। लेकिन अगर हम इसे लेकर किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, सिचुएशन बदल जाएगा। अब यहां पर mg का फोर्स नहीं लगेगा लिक्विड में, जैसे ही सबमर्ज करेंगे इस पे ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ बॉयंसी का फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ वेट का फोर्स लगेगा। अगर वह पूरी तरह सबमर्ज है तो mg बड़ा होगा, अप थ्रस्ट का फोर्स कम होगा, और ये mg नहीं रह जाएगा, अब तो mg माइनस f अप थ्रस्ट हो जाएगा। और इस तरह से अभी अप थ्रस्ट होगा कितना, ध्यान रहे हम जानते हैं कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो वह जितने भी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के बराबर उस पर ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट लगता है। मास दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम तो जो होगा ऑब्जेक्ट का उतने ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, और अगर मास दिया हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक बड़ा सिंपल सा जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देख हमें इस FU ऑफ थ्रस्ट को निकालने के लिए मास चाहिए लिक्विड डिस्प्लेस का। लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम उतना ही होगा जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का, और सॉलिड के वॉल्यूम को हम पता कर सकते हैं V इज इक्वल टू m अपॉन रो से। तो अगर हमें FU निकालना है तो हमें सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना पड़ेगा। मास लेना होगा लिक्विड का मास तो लिक्विड की डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम तो जो इस ऑब्जेक्ट का होगा वही वॉल्यूम इस लिक्विड का भी होगा। और हम वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, V विल बी इक्वल टू m अपॉन रो, लेकिन किसका, सॉलिड का, और साथ में G से मल्टीप्लाई कर दें। मीन्स कि इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg इंटू रो एल अपॉन रो एस। मीन्स कि यह mg नहीं रहा, अब ये बन गया mg माइनस mg रो एल अपॉन रो एस, और इसमें से हम चाहें तो mg को कॉमन ले लेंगे, या बन जाएगा 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। ये तो हमने देखा कि वेट के फोर्सेज में फर्क आ गया। जैसे ही हम किसी लिक्विड मीडियम में सबमर्ज करेंगे, अब Fe भी Fe नहीं रह जाएगा, दिस Fe विल बिकम Fe अपॉन K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो अगर ये फोर्स और ये फोर्स बदल गए हैं तो क्या टेंशन सेम रहेगा, नहीं, यह टेंशन तो होता ही इनकी वजह से है, तो टेंशन भी अब T डैश हो जाएगा। और इसमें अगर आपको दिया रहे कि इनिशियली एंगल थीटा था, फाइनली भी एंगल थीटा रहे, चूंकि वेरिएबल्स उतने ही रहेंगे जितने की हम निकाल सकते हो, तो ये थीटा दिया हुआ रहे कि सेम ही है दोनों कंडीशन में, तो हमने देखे थे tan थीटा का इक्वेशन क्या देखा था हमने, Fe अपॉन mg। ये तो तब था जब हमने इसे एयर में रख रखा था। जब आप लिक्विड में रखेंगे तो चूंकि थीटा नहीं बदला है तो tan थीटा नहीं बदलेगा, और अब जो नया जो tan थीटा होगा वह Fe नहीं, Fe अपॉन K, और साथ में mg नहीं, अब तो हो गया है mg इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस सॉलिड।
और ये दोनों tan थीटा तो इक्वल ही है, तो हम इन दोनों को इक्वेट अगर कर देते हैं तो हमारे पास आएगा Fe अपॉन mg इज इक्वल टू Fe अपॉन kmg 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। यह mg कैंसिल, Fe कैंसिल। निकालने के लिए जनरली इसमें k पूछा जाएगा, रो एल और रो एस दिया रहेगा, 3 क्वांटिटी हैं और यह k का वैल्यू होगा हमारा k यहाँ आ गया, मीन्स की 1 अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें चांसेस हैं इस के, रो एल और रो एस में से कोई 2 क्वांटिटी आपके दिए रहेंगे, तीसरा निकालना होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये थे हमारे स्ट्रिंग के केसेस। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और पहला टाइप हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझें। देखें ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, इसको हम स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, छोड़ देंगे फिर से ही आ जाएगा, इसी पोजीशन को रिगेन कर लिया, मींस कि यह स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। और अगर ऐसे रख रखे हैं, इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, ये अपने पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता है, मींस कि यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और जरा इस पेन को देखें, मार्कर को, यहां पर ये ऐसे रखा हुआ है। इस सिचुएशंस को अगर हम चेंज करके ऐसे कर देते हैं तब भी सिमिलर सिचुएशन है, ना इसके पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ा है, ना इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क पड़ा है, यह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और इनके जो खासियत हैं, पहला तो हमने देख ही लिया कि पोजीशन को रिगेन कर लेता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट होता है, जब हम इसे डिस्टर्ब करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर भागता है और यह चाहता है लोवेस्ट ही रखना, तो रिगेन कर लेता है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होती है। देखें, जिस किसी सिस्टम के पास एनर्जी कम से कम होगी वह स्टेबल होगा। देखते होंगे जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वह नहीं उठ पाता, हिलना डुलना बंद हो जाता है, क्योंकि एनर्जी कम हो गई है, तो उस कंडीशन में वह स्टेबल हो जाता है। और इसी में आप कैलकुलस में पढ़ते होंगे, डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी का, तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, नेगेटिव है, तो इसके डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव आते हैं। यहां पर बिल्कुल अलग तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट रहता है और चाहता है लोवेस्ट रखना, तो उस कंडीशंस में अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है। और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए अनस्टेबल है। और मैक्सिमा का केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में अगर हमने पेन वाले केस को देखा इस मार्कर के, तो उस कंडीशन में पोजीशन सिमिलर रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस हाइट पे था उसी हाइट पर रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ है सिचुएशन में, और इसलिए इसका जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन की बात आएगी, इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 देता है। तो ये सब तो थे हमारे कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम उनके। जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। अब हम लोग इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप्स को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी पे सिमिलर चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, हमने उसके सेंटर सी पर पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू रख दिया, या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस क्यू रख दिया। जरा इसके स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम को देखें। अगर हम इसे इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां ला दिए एक्स डिस्टेंस से, नतीजा अब इस पे लगने वाले फोर्सेज बदल जाएंगे। यह डिस्टेंस कम हो गया है, ये हो गया आपका a माइनस एक्स, और यह डिस्टेंस हो गया है a प्लस एक्स। बाकी चार्जेस के कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़े हैं। अब नेचुरली यह जो a माइनस एक्स डिस्टेंस है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ज्यादा होगा और इसका फोर्स कम होगा, नतीजा इसको ये फिर से c पर ला करके रख देगा।
क्योंकि दोनों ही फोर्सेज रिपल्सिव हैं। यह जो ए का चार्ज है वही से रिपेल कर रहा है इधर, बी का चार्ज रिपेल कर रहा है इधर। ए का फोर्स ज्यादा है बी के फोर्स से, मीन्स कि यह चार्ज क्यू को फिर से सी पर लाकर रख देगा। मीन्स कि इन दिस सिचुएशन द चार्ज एट सी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इसी में सपोज कर ले हमने परपेंडिकुलर टू ए बी कोई पॉइंट ले लिया, यह पॉइंट यहां पर जब आए रखेंगे हम इसी चार्ज क्यू को ले आएंगे, उस कंडीशंस में इस पे जो फोर्सेज लगेगा इधर और इधर, अगर यह एंगल थीटा हुआ तो यह एंगल भी थीटा, और यह एंगल भी थीटा, यह एंगल भी थीटा। इसी फोर्स को अगर हमने इसे F1 कह लिया, इसे F2 कह लिया, तो हम जानते हैं क्योंकि दोनों चार्जेस के पेयर सेम हैं, दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं, तो F1 F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और हम इसे F के बराबर ले सकते हैं, इसे भी F के बराबर ले सकते हैं। अब इस F का एक कंपोनेंट तो इधर होगा F cos थीटा, इसका भी इधर की तरफ सेम कंपोनेंट होगा F cos थीटा, लेकिन इधर और इधर जो फोर्स के कंपोनेंट होंगे F sin थीटा और यह भी F sin थीटा, ये दोनों पेयर एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे। नेट फोर्स जो लग रहा है वह अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नतीजा यह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा और इस वजह से यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। मींस कि गिवन सिचुएशंस में चाहे तीनों पॉजिटिव हो तीनों नेगेटिव हो, तो सी पर रखा गया चार्ज ए लॉन्ग ए बी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, नॉर्मल टू ए बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब इसी में जरा चेंज करके देखते हैं हम लोग कि ये है हमारा फिर से वही ए और बी, यहां पर हमने रख दिया क्यू और क्यू, सी पर इस बार हम चेंज कर दे रहे हैं यहां माइनस क्यू, या जब यहां माइनस क्यू रख रहे हैं तो सी पर रख दे रहे हैं प्लस क्यू। अब वही सिचुएशन को रिपीट करते हैं, यह भी ये है यह भी ये है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं x डिस्टेंस से। जैसे ही x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे, अब यह डिस्टेंस आपका हो गया अगेन a माइनस एक्स और यह डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स। नतीजा इसका फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम हो गया तो इसका फोर्स कम होगा कंपैरेटिवली एक दूसरे के। चूंकि दोनों ही फोर्सेज अट्रैक्टिव हैं तो यह क्यू माइनस क्यू को इधर खींचेगा, यह इसे इधर खींचेगा। नतीजा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा किसका है, ये वाले चार्ज का, और यह अपनी तरफ खींचता जाएगा। मींस की जो नेट फोर्स होगा वह टुवर्ड्स ए होगा और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर है। मींस कि यह माइनस क्यू इस सेटअप में इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। मींस कि अलोंग ए बी इन दिस सिचुएशंस माइनस क्यू इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यही जैसे हमने परपेंडिकुलर टू ए बी देखा था, फिर से देखते हैं इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स यहां से भी लगेगा, यहां से भी लगेगा, दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। इधर भी इसको ले, यह भी अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अगर हमने F1 कह लिया या F2 कह लिया तो जैसे पहले देखे हमने पिछले क्वेश्चंस में, यह F1 भी F के बराबर, F2 भी F के बराबर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शंस तो अलग हैं ही। अब सपोज कर लें कि यह एंगल अगर थीटा हुआ, यह एंगल भी थीटा, इसी के एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये दोनों कंपोनेंट इक्वल अपोजिट हैं, नल एंड वॉइड कर देंगे। और यह कंपोनेंट देख लें फिर से, दिस फोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फोर्सेस, इसका F cos थीटा, इसका F cos थीटा, ये दोनों ही फोर्सेज लग रहे हैं टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। मींस कि माइनस क्यू जिसको हम यहां रखे थे फिर से ला करके यहां रख देगा, तो along ए बी इस सिचुएशंस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉर्मल टू ए बी इस सिचुएशंस में स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसी में कि अगर हमने पहले ही से चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पर रख दें तो नेचुरली वह मोशन करता हुआ जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अगर रेस्टोरिंग फोर्स हुआ तो क्या होगा।
सपोज कर ले एक रिंग है हमारे पास, चार्ज उस पे Q है, रेडियस उसका R है, सेंटर उसका O है, OX इज द नेचुरल एक्सिस ऑफ दिस रिंग। और इसके बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान में रखने होंगे। अगर सेंटर पे कोई भी चार्ज ला करके रखें तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा, और इंफिनिटी पर रखें तो भी फोर्स नेट 0 होगा। मीन्स कि F इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर एंड एट इंफिनिटी। यही फोर्स अगर हम किसी चार्ज को इसके एक्सिस पर रखते हैं r/√2 डिस्टेंस पर, द फोर्स विल बी मैक्सिमम। F इज इक्वल टू F मैक्स व्हेन दिस डिस्टेंस, मीन्स कि अगर इसको हम x ले लें, when x is equal to plus minus r/√2, मीन्स कि चाहे हम रिंग के राइट में रखें चाहे रिंग के लेफ्ट में रखें, r/√2 डिस्टेंस पर जब रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और वह मैक्सिमम फोर्स होगा कितना? F मैक्स होगा हमारा 1/4πε0 QQ अपॉन R स्क्वायर एंड 2/3√3 टाइम्स। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 से 4 को कट करें, यह हो जाएगा हमारा QQ अपॉन 6√3 πε0 R स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स अगर यह x का वैल्यू r/√2 के बराबर हो जाए तो। अब देखते हैं कि अगर हम x डिस्टेंस पर रखें, यही फोर्स जो है F एट x डिस्टेंस, इसके लिए ध्यान रहे 1/4πε0 QQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 और साथ में x। यहां पर जो देख रहे हैं यह फोर्स, अगर हमारा चार्ज हुआ नेगेटिव, यहां माइनस क्यू चार्ज हुआ तो यह फोर्स अट्रैक्टिव होगा और इसे खींच करके लाना चाहेगा O तक। लेकिन जो फोर्स है वह तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और बट यह फोर्स लीनियर नहीं है, मीन्स कि x के साथ साथ 1/r² प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 पर भी डिपेंड करता है तो रेस्टोरिंग। नतीजा मोशन विल बी ओसिलेटरी। लेकिन इसी में अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू r, if x is much smaller than r, then यह x स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और f will be equal to 1/4πε0 this QQ अपॉन R क्यूब और साथ में x। अब यहां पर देखें, यह जो फोर्स है x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगता है, लीनियर रिलेशन रखता है। और ऐसा साथ, और चूंकि यह फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, आप माइनस का साइन यहां यूज कर सकते हैं इस वजह से कि फोर्स और x दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड x इज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर भी वही था, आप यहां पर भी चाहते तो लिख सकते थे माइनस का साइन, बिकॉज द फोर्स इज रिस्टोरिंग। और इस कंडीशंस में यह SHM के कंडीशंस को शो करता है। और F इज इक्वल टू माइनस KX, जो SHM का जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग K का वैल्यू यहाँ पर है आपका QQ अपॉन 4πε0 R क्यूब एंड द मोशन इज SHM। The motion is SHM। और जब SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा 2π√m अपॉन k। सपोज कर ले जिस चार्ज को रखे हैं उसका मास m है, तो उस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होगा 2π√। अब देखिए m को हम डिवाइड कर रहे हैं इस केस से, मीन्स कि इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दें और यह बन जाएगा आपका 4πε0 R क्यूब m अपॉन
क्यू क्यू। ये थे आपके अगर रिंग का केस हो तो। जैसा हमने रिंग के केस में देखा था, कुछ कुछ वैसा ही सिचुएशंस हैं। यहाँ ए और बी पे क्यू क्यू पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं, सी सेंटर है उसका जहां पर दोनों के फोर्सेस मिलकर के जीरो होंगे, सो सी इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सपोज कर ले हम किसी चार्ज माइनस क्यू को ला करके ए डिस्टेंस पर रख दिए, मास उसका एम है, और जब हम इसे लाकर यहां रखेंगे, इस पे यहां से भी फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, यहां से भी फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और चूंकि दोनों फोर्सेस के लिए पेयर ऑफ चार्जेस सेम हैं, दोनों फोर्सेस के लिए डिस्टेंसेस सेम हैं, इसलिए दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। यह एंगल अगर थीटा हुआ, यह एंगल भी थीटा होगा। इधर की तरफ अगर हम इसे F1 कह ले, इसे यह भी F है, इसको F2 कह ले, यह भी F है, इधर हो जाएगा इसका भी F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा, इसको कहेंगे 2F cos थीटा। रिंग वाले केस में हमने 2F cos थीटा नहीं लिया था, 2DF cos थीटा नहीं लिया था। कारण ये था कि वहां पर दो इंडिविजुअल चार्जेस नहीं थे, वहां तो हम डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लिए थे। उस तरह के जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लेते, सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स वहां पर कैंसिल होते और सबके इक्वेटोरी जो एक्सियल कंपोनेंट है वो ऐड अप हो रहे थे। यहां तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं दोनों चार्जेस के, और दो ही तो चार्ज हैं और दोनों के फोर्सेज आपस में ऐड हो रहे हैं। इस तरह से यह भी देख रहे हैं आपकी यह जो 2F cos थीटा है टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वैसे ही जैसे पीछे देखे थे, चूंकि यह फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है तो हम माइनस का साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन यह ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं रख रहा है। तो मोशन कैसा होगा? मोशन अगेन विल बी ऑसिलेटरी, जाना चाहेगा इधर, यहां रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे एसोसिएट करता रहेगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा इस मोशन का? एम्पलीट्यूड होगा ए, और टाइम पीरियड आप देखें, जब आप टाइम पीरियड की बात करेंगे, SHM की बात करेंगे, अगेन ए विल बी मच मच स्मॉलर देन आर, और उस कंडीशंस में हमारा फॉर्मूला जो है पहले जैसा बन जाएगा, क्यू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और वहां पर जो रेस्टोरिंग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और वैसे सिचुएशंस में SHM होगा, जैसे पहले टाइम पीरियड निकाले थे वैसे ही टाइम पीरियड निकालेंगे। ये थे आपके क्वेश्चंस जो इक्विलिब्रियम के टाइप्स पर बेस्ड। हमारा नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें हम कुछ छोटे छोटे टिपिकल और सिंपल क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा मिनिमम फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस। देखें, चूंकि मैक्सिमम चार्जेस को हम लिमिट नहीं कर सकते, तो मिनिमम चार्जेस तो लिमिटेड होते हैं और इसलिए बड़े आसानी से हम उनका फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस। हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यह Q1 Q2 मिनिमम चार्ज होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो Q1 Q2 की जगह E हो जाएगा, मीन्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें मालूम है, E स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों वैल्यू हमें मालूम है। अगर हमें फोर्स निकालना होगा तो आर दिया रहेगा, अगर आर निकालना होगा तो फोर्स दिया रहेगा, और इस तरह से हम बड़े आराम से इस पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही सिंपल। सपोज कर लें कि कोई मेटल है और उसके एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल पे, मास उसका दिया हुआ है। सपोज कर लें सिल्वर का एक कोई टुकड़ा है और हमसे यह कहा जाए कि 50 एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होते हैं, ईच 50 इलेक्ट्रॉन्स, ईच 50 एटम से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो
एक अगर ये लूज करेगा तो दूसरा कोई गेन करेगा, और चार्जेस दोनों पे इक्वल होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अब वो चार्जेस निकालेंगे कैसे? फोर्स निकालने से पहले तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड है हमारा फॉर्मूला होगा n अपॉन एन ए इज इक्वल टू m अपॉन m नॉट। यहां n जो देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, Na is the Avogadro's number, m is the given mass and m naught is the molar mass। चूंकि यह भी होता है नंबर ऑफ मोल्स, यह भी होता है नंबर ऑफ मोल्स, और इससे बड़े आराम से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n विल बी इक्वल टू m अपॉन m नॉट इंटू Na। Na का वैल्यू मालूम है, m नॉट का गिवन मेटल का वैल्यू हमें मालूम है, और m हमें गिवन रहेगा, मीन्स कि हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिया, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फाइंड करने होंगे, और अगर हम उसे कह दें स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, तो इस केस में यह निकालने के लिए हमें टोटल एटम्स इतने दिए गए हैं, और अगर इसे हम डिवाइड करें, सपोज कर ले यह कहा गया हो कि 50 एटम से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होंगे वह हो जाएगा n अपॉन 50। और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकल गया तो हम बड़े आराम से इससे Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू Ne माइनस या प्लस, तो हमें सिर्फ साइन की जरूरत तब पड़ती है जब डायरेक्शन का पता करना हो। जैसे ही हमने चार्ज निकाल लिया, अगर हमें वह डिस्टेंस दिया हो तो फिर से हम इसी फॉर्मूले को यूज करके फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा दूसरा कंडीशन, जब हमें गिवन मास हो और उससे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से फोर्स फाइंड करने हो। तीसरा पार्ट, सपोज कर लें कि टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, टू बॉडीज आर रब्ड, एक दूसरे से रब करते हैं, जितना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और हमसे कई चीजें पूछी जा सकती है, फोर्स पूछा जा सकता है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए रहेंगे, या हो सकता है कि फोर्स दिया हो, डिस्टेंसेस दिया हो, और हमसे सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया जाए कि कितना ट्रांसफर हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से याद रहे कि Q जो होगा, जो पॉजिटिव चार्ज, वह तो होगा Ne, और माइनस Q जो होगा वह होगा माइनस Ne। ये तो हो गए चार्जेस। और अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स जो होगा फिर से वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें n चाहिए, n स्क्वायर को अलग करेंगे, बाकी सबको अलग ले जाएंगे। अगर हमें फोर्स चाहिए तो n दिया रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली n निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो फोर्स दिए गए रहेंगे। ये थे हमारे 3। अब चौथा देखें, अगर सपोज कर ले दो बॉडीज हो, आइडेंटिकल बॉडीज हो, टू आइडेंटिकल बॉडीज, और दोनों पे पहले से ही चार्जेस हो Q1 Q2, टू बॉडीज, द फोर्थ इज टू आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल बॉडीज हैविंग चार्जेस Q1 Q2, Q1 Q2 चार्जेस हैं उन पे। नेचुरली इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और वह फोर्स कितना लगेगा? F विल बी इक्वल टू, अगेन हम K कह लें शॉर्ट के लिए, यह Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये जो Q1 Q2 चार्जेस दिए गए हैं, हो सकते हैं दोनों के नेचर सेम हो, सेम होंगे तो रिपल्सन होगा, हो सकता है दोनों के नेचर अपोजिट हो, अपोजिट होगा दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और वो हमें क्वेश्चंस में या तो नेचर बताया गया होगा या नेचर ऑफ फोर्स बताया गया होगा। तो इससे हम Q1 Q2 के साइन को फिक्स कर सकते हैं। हमें इसी Q1 Q2 का वैल्यू फाइंड करना होता है। देखें यहां पर Q1 Q2 दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशंस तो हमें इससे मिल जाएगा, F का वैल्यू दिया रहेगा, R का वैल्यू दिया रहेगा, मींस कि Q1 Q2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा F R स्क्वायर अपॉन K। एक तो इक्वेशन हमारा ये हो गया।
लेकिन चूंकि दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इंफॉर्मेशन भी दिया गया रहेगा, हमसे कह देगा कि दोनों बॉडीज को आपस में टच करा दिए। इनिशियल उन पे चार्ज अलग अलग था Q1 Q2, टच करा देंगे। चूंकि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं इसलिए दोनों इक्वल चार्जेस का शेयर करेंगे। अब शेयरिंग में क्या होगा, अगर दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं फिर तो आधा आधा बढ़ जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, मींस कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर अपोजिट नेचर के हुए तो पहले तो न्यूट्रलाइज करने में खर्च होगा, मींस कि Q1 माइनस Q2 होगा या Q2 माइनस Q1 होगा एंड देन डिवाइडेड बाई 2। तो उसके सेकेंड कंडीशन में भी टच कराने के बाद के भी फोर्स हमें दिए गए रहेंगे, और इस फोर्स को अगर हम F1 कह लें तो उस कंडीशन में जो सेकेंड फोर्स होगा F2 वह होगा K, और या तो Q पहले हम Q1 प्लस Q2 लेते हैं, मींस कि दोनों का सेम नेचर है, स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब यहां से फिर से इसी जैसा हम इसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू F2 R स्क्वायर अपॉन K, और Q1 प्लस Q2 हो जाएगा हमारा, ये 4 जाएगा ऊपर, 4 F2 R स्क्वायर अपॉन K अंडर रूट। ये दूसरा इक्वेशन होगा। सपोज कर लें यही अगर सिमिलर नेचर के चार्ज नहीं रहते तो जैसे यहाँ Q1 प्लस Q2 लिए हैं वहां Q1 माइनस Q2 लेते तो Q1 माइनस Q2 का वैल्यू हमारा निकल जाता। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस तो मिल गए। अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज करेंगे जो हमारे काम को जल्दी करा दे। एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहां से Q1 Q2 दोनों में से किसी एक इक्वेशन से Q1 या Q2 का वैल्यू फाइंड करें और दूसरे में पुट कर दें। पुट करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा वह क्वाड्रेटिक फॉर्म का होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का। उसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक उससे आसान सा तरीका को यूज करें। कैसे? जब हमें Q1 प्लस Q2 मालूम हो या Q1 माइनस Q2 मालूम, Q1 प्लस Q2 मालूम है तो हम बड़े आसानी से Q1 माइनस Q2 निकाल सकते हैं। दो सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं हो तो देख लें। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, या अगर a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस 4ab। इन दोनों में से किसी एक की जरूरत है। अगर प्लस का दिया हुआ हो तो हमें माइनस निकालना पड़ेगा, तो हम इसे यूज करेंगे Q1 माइनस Q2 निकालने के लिए। और अगर हमें ऑलरेडी Q1 माइनस Q2 दिया हुआ हो तो Q1 प्लस Q2 निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। यह जल्दी सॉल्व होने वाला इजी फॉर्मूला होगा। और इस तरह से अगर हमें Q1 प्लस Q2 मालूम था, हमने Q1 माइनस Q2 भी निकाल लिया, फिर तो बस चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दें, Q2 कट जाएगा, 2Q1 निकलेगा, Q1 का वैल्यू निकल गया, पुट कर दें Q1 प्लस Q2 में तो Q2 निकल जाएगा। तो ये थे आपके, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज हो, इनिशियल चार्जेस उन पे Q1 Q2 हो, फोर्सेस दिया गया हो, डिस्टेंसेस दिया गया हो, उनको आपस में टच करा दिए। टच कराने के बाद शेयरिंग करेंगे चार्जेस का, और इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस कंडीशंस में हम इसे सॉल्व करके Q1 और Q2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन कि एक कोई चार्ज है Q एंड इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको डिवाइड करना है दो पार्ट में, और कह रहा है कि इस तरह से डिवाइड करें कि फोर्स उनके बीच मैक्सिमम हो। तो सपोज कर ले, एक अगर स्मॉल q होगा, दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा। अब इसमें जो प्रॉपर तरीका है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, उसके लिए इस Q का और Q माइनस Q का वैल्यू क्या होगा निकालने का जो प्रॉपर तरीका है वह तो है डबल डिफरेंशिएशन फोर्स का, डी स्क्वायर एफ बाई डी क्यू स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करने चलेंगे, इसका जो वैल्यू निकल करके अगर पॉजिटिव आया तो फोर्स मिनिमम, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो फोर्स मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमा का केस। बट इट विल टेक टाइम।
हमें तो जल्दी भी करना है, सही भी करना है, इसलिए हम इसे नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे। दो तरीके आप एडॉप्ट कर सकते हैं, पहला है कंसेप्चुअल और दूसरा है मैथमेटिकल। कंसेप्चुअल में सपोज कर लें कि यह जो Q है यह मान ले 10 कूलम है। अब फोर्स जब निकालना होगा हमें, तो फोर्स तो हम सब जानते हैं 1/4πε0, वही Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस कंडीशन में हमारा F और R, चूंकि F को मैक्सिमम होना है तो ध्यान रहे डिस्टेंस में और इसमें तो कोई फर्क हुआ नहीं, हमें तो सिर्फ चार्ज का पता करना है। इसके लिए जरा हम इसे खुद से कंसेप्चुअली तोड़ करके देखें कि दो ऐसा पार्ट होना चाहिए जिससे Q1 Q2 का प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, तो फोर्स होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के लिए इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? हम 10 को लिख सकते हैं 9 + 1, और जब हम 9 × 1 करेंगे तो यह आएगा 9। हम इस 10 को ब्रेक कर दिए, 8, this 10 is equal to 8 + 2, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 16। सिमिलरली इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 7 + 3, मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 3 तो आया 21। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 6 + 4, और 6 × 4 विल बी 24, एंड फाइनली इट्स 5 + 5, एंड 5 × 5 इज इक्वल टू 25। आप खुद से यहां देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा दूसरा छोटा तो सबसे कम, और जब दोनों बराबर बराबर हैं तो मैक्सिमम। मींस कि Q1 Q2 का मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगा जब दोनों बराबर हो। मींस कि स्मॉल q भी होगा q/2 और q - q भी होगा q/2। यह तो बिना किए हुए मन में सोच करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में भी पूछा जाता है कि मास M दिया हुआ, उसको ऐसे डिवाइड करो कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, तो वहां पर भी m/2 आता है। मैथमेटिकली जिस डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे हम, उसके बजाय अगर हम सिंपली dF/dq को 0 करके देखें और इससे जब से जो सॉल्व करके हमको वैल्यू निकलेगा, दैट विल गिव द मैक्सिमम फोर्स। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, देखें, ये होगा d/dq, और F की जगह होगा हमारा 1/4πε0 Q - Q अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से यह 1/4πε0 R स्क्वायर तो गिवन है, कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लें, बच जाएगा हमारा 1/4πε0 R स्क्वायर को तो हमने बाहर किया, d/dq, और यहां हो जाएगा हमारा QQ - Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दें, राइट में जाकर के 0 हो जाना है। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये होगा, Q कांस्टेंट है, कैपिटल Q बाहर आएगा, dQ/dq 1 मींस कि Q, और माइनस Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q इज इक्वल टू 0, दैट इज 2Q इज इक्वल टू Q, एंड Q विल बी इक्वल टू Q/2। तो मैथमेटिकली भी देखें, यह भी शॉर्ट में जल्दी हो सकता है। फिजिक्स में, नीट में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको इस मैथमेटिकली ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा का केस मिल जाएगा। यहां पर अगर ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम हमें मिलेगा, फिर वहां पर हम इस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग जो कूलम्स लॉ पर है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह फॉर्मूला Q1 Q2 हमने शुरू में ही बताया था इसके लेक्चर 2A में कि यह Q1 Q2 पॉइंट चार्जेज होते हैं। सपोज कर ले एक कोई पॉइंट चार्ज हो, दूसरा कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, तो उस कंडीशंस में फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें, 6th क्वेश्चन। सपोज कर लें यह कोई पॉइंट चार्ज है आपका स्मॉल q, और यहां से x डिस्टेंस पर एक कोई रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ l है, चार्ज इस पर कैपिटल Q है, और हमें निकालना है इस Q की वजह से इस रॉड पर फोर्स।
या इस रॉड की वजह से क्यू पर फोर्स, इस ऑल द सेम, दोनों इक्वल होते हैं। तो जब हम इसका फोर्स निकालेंगे तो यहां यह ध्यान जरूर रहे कि क्या हम इसके सारे चार्जेस को इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यह जो फोर्स लगाएगा वह डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं रखता, वह तो 1/r² डिपेंडेंस हो करता है। और इसलिए यहां पर हमें कूलम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से सपोज कर लें r डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dr, और एलिमेंट है छोटा सा तो उसका चार्ज भी होगा छोटा सा dq, और dq कितना होगा, dq होगा हमारा छोटा सा चार्ज है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस कि q/L, दिस इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का चार्ज इतना है तो dr लेंथ का चार्ज कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो dq इज q/L dr। और इस छोटे से चार्ज पे जो यह स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा वह फोर्स भी छोटा सा होगा, वह छोटा सा फोर्स होगा dF इज इक्वल टू 1/4πε0 q dq अपॉन दिस r²। r डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। हम इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, यह होगा हमारा 1/4πε0 q, और dq की जगह हम रख देंगे q dr अपॉन L/r²। और यह जो dF है छोटा सा फोर्स, अगर हमें इस q का, स्मॉल q का टोटल फोर्स निकालना है इस रॉड पे, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, x से लेकर के x प्लस L तक। ये डिस्टेंस है मिनिमम और ये डिस्टेंस है मैक्सिमम, मीन्स कि यहां से लेकर के यहां तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर हमें f चाहिए तो यहां 1/4πε0 q और L तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे। 1/4πε0 q अपॉन L तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे। इंटीग्रेट हम करेंगे, r² को ऊपर ले जाएंगे, r⁻² dr, और लिमिट हम लेंगे x से लेकर के x प्लस L तक, x से लेकर के x प्लस L तक। और इस तरह से जो फोर्स निकलेगा वह टोटल फोर्स होगा इस पॉइंट चार्ज का इस लीनियर रॉड पे। इंटीग्रेशन जब करते हैं इसको तो हम एज इट इज छोड़ेंगे, 1/4πε0 q अपॉन L, और यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने फॉर्मूला पर रखा होगा, जरूर याद होगा। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं x⁻n dx का तो वह होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। यहां n की जगह है -2 +1 मीन्स कि -1 अपॉन में -1, उस माइनस के साइन को कर लेंगे हम बाहर, जो अपॉन का -1 आया है, फिर 1 तो लिखेंगे नहीं, और बच जाएगा हमारा कितना, जो x⁻r⁻1 आया है उसको हम 1/r लिख सकते हैं। इस माइनस को यहां रखें। तो इस तरह से यहां लिमिट हो गया x से लेकर के x प्लस L तक। देखें एक और चीज, अगर आप चाहते हैं इस माइनस के साइन को भगा देना तो लिमिट को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज जब करेंगे तो x प्लस L से लेकर के x तक हो जाएगा, माइनस के साइन को हम छोड़ देंगे, मीन्स कि इसको हम छोड़ देते हैं, यहां पर तो x रहने देते हैं, यहां पर हम x प्लस L कर देते हैं। याद रहे हमने माइनस को हटाने की वजह से जो लिमिट है इंटीग्रेशन का उसको चेंज किए हैं। और इस तरह से हमारा हुआ 1/4πε0 q अपॉन L और 1/x प्लस L, सॉरी 1/x माइनस 1/x प्लस L। सॉल्व कर लेंगे इसे, 1/4πε0 q अपॉन L, यहां होगा x इंटू x प्लस L, और ये हो जाएगा x प्लस L माइनस x, ये x कैंसिल, जो L बचा L से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा जो f है वह 1/4πε0 q अपॉन, इस L को L से कैंसिल कर देंगे, x इंटू x प्लस L, and this is the force that this point charge will exert on this linear rod having charge capital Q।
तो ये सब थे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारा इसी टॉपिक पर प्रीवियस 32 ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, वह मिलेगा आपको नीट क्रैश कोर्स सीरीज में, जो इसके साथ ही अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे। सो ऑल द बेस्ट।